कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर जश्न बिना पलटे ही बोला, एक माँ के लिए अपना बच्चा खोना मुश्किल होता है तो बाप के लिए भी आसान नहीं होता। एहसासों का सिर्फ उम्र से ही नहीं, जेंडर से भी कोई लेना देना नहीं होता। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर आ गया और ओटी की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो ओटी के अंदर आया उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि बिस्तर से गायब हो चुकी थी अति। वो एकदम बेजान सा खड़ा था कि एक नर्स उसके पीछे आई और बोली, मिसेस शेखावत को उनके पर्सनल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, आप वहां पर जाकर उनसे मिल सकते हैं, उन्हें किसी भी वक्त होश आता ही होगा। जैसे ही जश्न ने उस नर्स की बात सुनी, जल्दी से अति के रूम की तरफ भागा। एक ही पल में उसे ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसके सीने से उसकी जान निकाल ली हो। अति को उस बिस्तर पर ना पाकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसे अपने प्राण निकलते हुए महसूस हो रहे थे। वो अति के रूम में आया तो अति की आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही वो अति के बिल्कुल करीब आया, जश्न की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अति के पलकों पर आंसू ठहरे हुए थे जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसे होश आ चुका है और अब उसने अपनी आंखें जानबूझकर बंद कर रखी है। इस वक्त अति जिस हालत में थी उसका यूं ही आंखें बंद करके लेटे रहना जश्न को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे पुकारा, बेबी डॉल। इससे ज़्यादा अति खुद को संभाल नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें खोली और जश्न की तरफ देखते हुए रो पड़ी। जश्न का दिल एकदम से धक से रह गया। अति का यूं रोना इस बात का अंदेशा था कि शायद उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। उसने जल्दी से नीचे झुककर उसे हल्का सा ऊपर उठाते हुए अपने सीने से लगा लिया, तो अति का रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया। उसने जश्न के कपड़ों को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया, लेकिन अचानक ही उसकी नज़रों के आगे उसके कपड़ों का वो हिस्सा आया जहाँ पर खून के धब्बे लगे हुए थे। ये उस खून के धब्बे थे जो अति के सिर से बहा था जब जश्न ने उसे अपनी गोद में उठाया था। तो उसके सिर से बहता हुआ खून उसके कपड़ों पर लग गया था जो अभी तक उसने साफ नहीं किया था। उसे खुद का होश ही कहाँ था, वो तो बस अपनी बेबी डॉल को इस हालत में देखकर शून्य सा ही रह गया था। अति की आंखों में देखते ही देखते गुस्सा उतर आया और उसने एक झटके से खुद को जश्न से अलग कर दिया। जश्न एकदम से हैरान रह गया, लेकिन फिर ये सोचकर कि शायद अति को कुछ याद ही ना आया हो और इस वक्त उसकी हालत ठीक ना हो, ये सोचकर उसने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसके आंसू साफ किए और उसके सिर पर हाथ फेरकर डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर उसके बुलाने पर जल्दी से आए और अति का चेकअप करने लगे। वैसे इनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है, लेकिन अगर ये 1-2 दिन हॉस्पिटल में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे ही डॉक्टर ने कहा, अति झट से बोली, नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अभी घर जाना है। अति की बात सुनकर जश्न ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसकी बातों में इस वक्त ना ही कोई शरारतीपन था और ना ही जिद्दीपन थी, तो सिर्फ एक संजीदगी जो अमूमन अति की बातों में कम ही दिखाई देती थी। उसका स्वभाव में हमेशा एक बचपना झलकता था जो इस वक्त शायद कहीं गायब हो चुका था। अगर कोई और होता तो शायद उसकी बातों में आए इस छोटे से फर्क को पहचान नहीं पाता, लेकिन जश्न के लिए अति से जुड़ी हर छोटी बात बड़ी होती थी। लेकिन जैसे ही अति ने जश्न की नज़रें खुद पर पाई, उसने अपनी नज़रें झुका ली और इस बात ने जश्न के शक को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। अति के कहने पर जश्न ने उसे घर ले आया। घर आते ही जश्न को पीछे छोड़कर अति सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और जाकर बेड पर लेट गई। जश्न को उसका ये बर्ताव बहुत ही अजीब लगा, लेकिन फिर उसकी तबीयत के बारे में सोचते हुए उसने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन वो उससे बात करना चाह रहा था, क्योंकि अगर अति को सब कुछ याद आ गया तो उससे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके साथ जो कुछ हुआ था उसे तो जश्न बदल नहीं सकता था, लेकिन अब उसके घावों पर मरहम लगाना बहुत ज़रूरी था। अब तक अति जिस हालत में थी उस हालत में उसे संभालना इतना मुश्किल नहीं था जो अब होने वाला था, क्योंकि अब याददाश्त आते ही उसे वो सब याद आने वाला था जो उस जगह पर पहुंचकर हुआ, और सिर्फ वही नहीं जो उससे पहले भी हुआ। जश्न ने उसे जिस तरह से खुद से दूर किया, ये बात अति कभी नहीं भूलने वाली थी और शायद उसका सबसे बड़ा घाव यही होने वाला था।
उसे जो घाव नागर और धनी ने दिया वो तो उसके जिस्म पर लगे थे, लेकिन जो चोट उसे जश्न से मिली थी वो घाव सबसे बड़ा था और सीधा दिल पर हुआ था। जश्न भी उसके पीछे पीछे कमरे में आया तो देखा कि अति चुपचाप बेड पर लेट गई थी। चाशनी, तुम ठीक तो हो ना? उसने पूछा तो अति की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जश्न उसके करीब हुआ और फिर घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठकर उसका हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो हम दोबारा डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर कहीं और जाने का मन है तो वो भी तुम बता सकती हो। कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? भूख लगी होगी ना तुम्हें? ये कहते वक्त जश्न की आवाज़ भी कांप रही थी। वो अति के चेहरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था। उसने खुद को मजबूत करके बच्चे को अवॉइड करने का फैसला तो ले लिया था, लेकिन अब उसे खो देने के बाद उसे ऐसा लग रहा जैसे ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ हो। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पछतावे में था। काश वो और अति कभी एक हुए ही ना होते तो आज अति की ऐसी हालत भी ना होती। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ी देर सोना है। मुझे थकावट सी महसूस हो रही है। अति ने बस नपातुला सा जवाब दिया और चुप हो गई। उसने अपनी आंखें तक नहीं खोली। उसे यूं देखकर जश्न का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन वो करता भी क्या, इसलिए चुपचाप बस उसे देखता रहा और उसका सिर सहलाता रहा। और इन सब में कब खुद उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। वो यूं ही नीचे ज़मीन पर बैठा बैठा साइड टेबल से लगकर सो चुका था। काफ़ी देर बाद जब जश्न का हाथ ढीला पड़ गया तो अति ने अपनी आंखें खोली और जश्न के चेहरे की तरफ देखने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस वक्त उसकी आंखें बेहद लाल नज़र आ रही थी, जैसे ना जाने कितने ही आंसुओं का आंखों के अंदर ही गला घोट दिया गया हो। दर्द की लहरें लाल रंग बनकर आंखों के कोरों में तैर रही थी। उसने बहुत धीमे धीमे जश्न के दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाया, लेकिन अचानक ही हरकत हो जाने की वजह से जश्न कसमसाया। लेकिन जब अति ने दोबारा आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग की तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इस बार उसके सो जाने पर अति उठी और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। उसने एक नज़र पूरे घर को देखा और देखते ही देखते उसकी आंखों से आंसू तेज हो गए, लेकिन तभी किसी ने उसके गालों से आंसू पोंछे और फिर एक हंसी वहां पर गूंजने लगी। अति ने नज़रें घुमाकर देखा तो मनीषा उसके सामने खड़ी थी और उस पर हंस रही थी। उसने अपनी उंगली पर ठहरी उस आंसू के बूंद को अंगूठों से दूर छलकाया और फिर हंसते हुए बोली, ये क्या हो गया? दूसरों को रुलाने वाली पगली आज खुद रो रही है। कितनी बुरी किस्मत है तेरी भी और उनकी भी जो तेरे साथ जुड़े हैं। जब से जश्न जी की ज़िंदगी में आई है तब से ही उनकी ज़िंदगी नर्क बनाकर रख दी है। कभी उन पर गोलियां चलती है तो कभी कोई उन्हें बम से उड़ाने की कोशिश करता है, और ये सब तेरी वजह से ही होता है। तू है ही इतनी मनहूस कि जहाँ पर भी जाएगी अपनी मनहूसियत ही फैलाएगी। अरे, इससे तो अच्छा होता तू कभी इस घर में आई ही ना होती। कम से कम जश्न जी चैन की सांस तो ले रहे होते, वरना जब से तू आई है तब से उनकी ज़िंदगी तो एक कुत्ते जैसी हो गई है जो बस सारा दिन तेरे आगे पीछे घूमता रहता है। और ऐसा लग रहा है तेरे चक्कर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी तो जीना छोड़ दी थी। कम से कम अब तो उनका पीछा छोड़ दे। पागल तो तुम हो ही चुकी है। जा, चली जा कहीं पर और डूब मर। कब तक अपने पागलपन से हमारा दिमाग खाती रहेगी? बकवास बंद करो अपनी। पीछे से जश्न की आवाज़ गरजी और वो जल्दी से आकर अति को पीछे कर खुद उसके सामने खड़े होकर गुस्से से मनीषा को देखने लगा, जो अब अपनी ही जगह पर खड़ी खड़ी कांप रही थी। मनीषा उसके गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखकर कांपती हुई बोली, वो मैं तो बस। लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही जश्न ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ सीढ़ियाँ से नीचे लेकर आया। अति अपनी जगह पर खड़ी उसे देख रही थी और इस वक्त उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे, लेकिन वो आंसू अब गालों पर लुढ़कने बंद हो चुके थे। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीबी के बारे में इतना घटिया बकवास करने की? औकात भूल गई अपनी, या पागल हो गई जो कुछ भी बकवास करने की हिम्मत हो गई है? जश्न ने नीचे आकर उसे एक झटके से छोड़ा तो वो लड़खड़ा कर नीचे ज़मीन पर गिर गई। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और जश्न के आगे आकर बोली, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे तो सिर्फ आपकी परवाह हो रही थी।
पर आखिर झूठ भी क्या कहा मैंने, सच ही तो कहा है। एक पागल के साथ कोई अपनी ज़िंदगी कैसे बिता सकता है? आपने खुद देखा था उस दिन कैसे इसने मुझ पर चाकू फेंक कर मारा था। क्या भरोसा कि कल को ये ऐसी हरकत आपके साथ नहीं करेगी। अरे पागलों का क्या भरोसा कब किसकी जान ले बैठे। और वैसे भी जब से ये आपकी ज़िंदगी में आई है आपकी ज़िंदगी पर खतरा मंडरा रहा है। चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज़ और नहीं, वरना मैं यहीं तुम्हारी जान ले लूँगा। फिर मत कहना कि इश्क में पागल इंसान ने तुम्हारी जान ले ली। तुम्हें यहाँ पर रहने दिया क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं था, लेकिन तुम तो हमें ही खाने चली हो। पर जश्न ऐसा नहीं जो हर किसी को दूसरा मौका दे। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से और इस घर से, क्योंकि जश्न अपने घर में इंसानों को जगह देता है, उन दो मुँहे सांपों को नहीं जो दूध भी हमसे पिए और काटे भी हमें ही। उसकी बात सुनकर मनीषा की आंखें हैरत में फैल गई और वो घड़ियालू आंसू बहाने लगी। तो जश्न ने व्यंग से मुस्कुराकर उसे देखा और फिर बोला, तुम्हारे ये आंसू भी अब तुम्हें इस घर में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। उसने कहते हुए ही एक बार फिर से मनीषा को उसके बाजू से पकड़ लिया था और उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले आया था। मेरी अति, मेरी और इस घर की वो किस्मत है जो हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। उसके होने से ही मैं हूँ और मेरे होने से ही ये सब कुछ। वो जश्न सिंह शेखावत की मोहब्बत और इस घर की मालकिन है, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो चाहे कहीं पर जाकर डूब मरना और चाहे किसी गाड़ी के नीचे आ जाना, लेकिन हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। जश्न ने कहा और दरवाज़ा बंद करने लगा, लेकिन तभी किसी ने हाथ लगाकर उस दरवाजे को बंद होने से रोक दिया। जश्न ने नज़र घुमाकर देखा तो अति उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी थी और दरवाज़ा बंद होने से रोक रही थी। और वहीं जब मनीषा ने उसे दरवाज़ा बंद होने से रोकते हुए देखा तो उसकी आंखें भी हैरत में फैल गई। जश्न की आंखें भी हैरानी से भरी हुई थी, क्योंकि इस वक्त अति के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा संजीदगी थी जो अब बहुत कम होती थी। जब से उसके साथ वो हादसा हुआ था तब से ही वो बस या तो मुस्कुराती थी या फिर रूठ जाती थी। ऐसा बिल्कुल बिना भाव के उसका चेहरा तो बहुत कम ही दिखाई देता था। अति ने जैसे ही जश्न और मनीषा को सवालिया नज़रें अपने ऊपर पाई, उसने छोटा सा मुंह बनाया और फिर मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अगर आप इसे घर से बाहर निकाल देंगे तो मेरे लिए पैनकेक कौन बनाएगा? पैनकेक? मनीषा हैरानी से हड़बड़ाई। नहीं, आप इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अति ने आगे कुछ इस तरह से कहा जैसे अभी तक उसे कुछ याद ना आया हो, लेकिन जश्न का मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अति उससे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। उसने अति की आंखों में देखा और बोला, पर तुम्हें भी तो ये पसंद नहीं ना? हाँ हाँ, पर इसके हाथ के बनाए पैनकेक तो पसंद है ना? अति ने अभी भी मुँह बनाकर कहा और फिर दरवाजे से अंदर की तरफ आ गई और रूठते हुए बोली, जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप मेरी कोई बात नहीं मानते, आप बस अपनी मर्जी करते हैं। मेरी मर्जी की तो आपको कोई परवाह ही नहीं। उसे रोते हुए देख जश्न बिना दरवाज़ा बंद किए ही अंदर आ गया। तो मनीषा भी जल्दी जल्दी से भागी भागी अंदर आई और अति के पैरों पर गिरते हुए बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें जो भी कहा उसके लिए मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आइंदा मैं कभी तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। तुम्हें जितने पैनकेक चाहिए मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी, पर प्लीज़ मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। उसका यूं गिड़गिड़ाना भी जश्न को गुस्सा दिला रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। ना जाने कौन सी बात अति को चुभ जाए और वो उस बात पर रोने लगे, या फिर ना जाने कैसे ही रिएक्ट करे। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और गुस्से से मनीषा को देखने लगा। अचानक ही अति अपनी जगह से उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। तो जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्या हम थोड़ी देर बाहर घूमने चलें? नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है। कहते हुए अति ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और आगे बढ़ गई। तो जश्न ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और बोला, सिर्फ थोड़ी देर, आइसक्रीम खाने जाएंगे और खाकर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ना आपसे, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे कहीं नहीं जाना। अति ने कहा और एक बार फिर से अपना हाथ छुड़वाकर ऊपर कमरे की तरफ भाग गई। तो जश्न ने हैरानी से उसे जाते हुए देखा। उसकी पगली वाली अति घूमने से मना कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। वो तंग आ गया था उसके इस रूखे व्यवहार से और अब उसमें इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत भी नहीं थी। तो वो भी जल्दी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और उसके पीछे पीछे अपने कमरे में पहुंचा। अति वापस से बेड पर लेटने ही वाली थी कि जश्न ने एक बार फिर से उसे कमर से पकड़कर रोक लिया।
और उसे अपनी तरफ घुमाकर पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, क्यों कर रही हो ऐसा? बताओ ना, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही हो या बात कुछ और है? ये कहते वक्त जश्न की आवाज़ में जो तड़प थी उसने अति का दिल जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए वो उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी। लेकिन जश्न इस बार उसे खुद से अलग नहीं होने देने वाला था। उसने उसे और भी ज़्यादा कसकर अपनी बाहों में कस लिया और बोला, मुझसे दूर जाने की सोच रही हो? मैं भला आपसे दूर क्यों जाऊंगी? आप तो मेरे बॉडीगार्ड हैं और आपके बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अति ने किसी तरह उससे नज़रें चुराते हुए कहा। तो जश्न ने उसे यूं ही पकड़कर खींचा और दीवार से लगाकर फिर खुद पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में ले लिया और बोला, क्यों झूठ बोल रही हो मुझसे? क्या मैं सिर्फ तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं? और क्या हैं आप मेरे? सिर्फ बॉडीगार्ड ही तो हैं, अति ने अभी भी नजरें चुराते हुए कहा। तो इस बार जश्न ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने अति का चेहरा नहीं छोड़ा और बोला, एक बार मेरी आंखों में देखकर कहो कि मैं सिर्फ तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। देखिए प्लीज़, मुझे सोने दीजिए, सच में मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अति ने अब रोकर कहा। तो जश्न ने एक पल में उसे छोड़ दिया और बोला, जाओ जाकर सो जाओ। उसकी पकड़ से छूटते ही अति ने उसके चेहरे की तरफ देखा। अब जश्न ने अपनी नज़र झुका रखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाए दर्द को अति महसूस कर सकती थी। वो धीमे धीमे अपने कदम बढ़ाने लगी कि एक बार फिर से जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर दीवार के साथ लगा दिया। अति एकदम से सहम गई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। तो जश्न बिना एक पल गंवाए उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुककर उसके लाभों को चूम लिया। अति की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई, लेकिन उसने आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो जश्न उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब अति की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो खुद ही आगे बढ़ गया। इस केस में सिर्फ प्यार ही नहीं, एक दर्द था, एक तड़प थी जो साफ बता रही थी कि इस वक्त जश्न अति से प्यार करने के लिए कितना तड़प रहा है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस वक्त अति ने उसका साथ बिल्कुल नहीं दिया, तो जश्न ने थोड़ी देर में ही उसे छोड़ दिया और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। आज तक सिर्फ एक नहीं, हजारों बार उन दोनों के बीच किस हुई थी, और हर बार चाहे वो दोनों लड़ रहे हों या फिर एक दूसरे से प्यार कर रहे हों, किस करने के बाद अति के चेहरे पर एक सुकून होता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिस्म से तो जश्न के पास हो, लेकिन उसकी रूह कहीं और ही हो। वो चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। तो जश्न ने फ़ोन करके खाना मंगवाया। उसने अति के हिसाब से हेल्दी खाना बनाने के लिए ही कहा था। अति चाहे आंखें बंद कर बिस्तर पर लेट तो गई थी, लेकिन उसकी फड़फड़ाती हुई पलकें बता रही थी कि उसे नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही। वो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रही है, क्योंकि जश्न की नज़र उस पर बराबर बनी हुई थी। वो कमरे में इधर उधर टहल रहा था और साथ ही साथ उस पर नज़र रख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर अति ये दूरियां क्यों बना रही है। अगर उसे गुस्सा है तो निकाल ले अपना गुस्सा, दे दे उसे कोई भी सज़ा, उसे पूरा हक है उसे कोई भी सज़ा देने का, लेकिन कम से कम यूँ मुँह तो ना फेरे। थोड़ी देर मेड ने दरवाज़ा नॉक किया, तो जश्न ने जाकर दरवाज़ा खोला और फिर उस मेड से खाना लेकर अंदर आया। उसने खाना टेबल पर लगाया और फिर अति की तरफ आकर उसका एक हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपनी जगह से खड़ा कर दिया। अति ने हैरानी से अपनी आंखें खोली, तो जश्न उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर एक्टिंग का कीड़ा खत्म हो गया हो तो अपने पेट के कीड़े को शांत कर लो, जो भूख की वजह से शोर मचा रहे होंगे। मुझे भूख नहीं है, अति ने जवाब दिया और वापस बेड पर लेटने को हुई। लेकिन जश्न ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा और बोला, मैंने तुमसे सवाल नहीं पूछा जो जवाब दे रही हो, चुपचाप चलकर खाना खा लो, वरना अगर मैंने ज़बरदस्ती की तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। एक ज़बरदस्ती करने ही तो आती है आपको, अति उसकी आंखों में देखकर बोली। तो जश्न के चेहरे के भाव बदले। उसने अति का हाथ छोड़ा और उसके ऊपर झुककर उसके सिर के पीछे हाथ लगाकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और हल्का सा खींचकर उसकी आंखों में देखने लगा। ज़बरदस्ती कहो या प्यार, जो भी है सिर्फ तुम्हारे साथ है, और अगर मेरा प्यार तुम्हें ज़बरदस्ती लगता है तो यही सही।
मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रही हो क्या नहीं, लेकिन इतना तुम समझ लो कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है तो उसे अभी इसी वक्त बंद कर दो। अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की जो मुझे पसंद नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जश्न नहीं बल्कि उसके अंदर का गुस्सा और तड़प बोल रही थी, जो अति ने उसे नज़रअंदाज करने से और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अति ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखती रही और कब उसकी आंखों में से आंसू बह निकले उसे पता ही नहीं चला। लेकिन जब जश्न ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि वो कैसे अति के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकता है। वो अपनी बेबी डॉल को अपनी बातों से कैसे हर्ट कर सकता है। लेकिन सच में वो अपने आपे से बाहर हो चुका था जब उसने अति को खुद को इस तरह से नज़रअंदाज करते हुए देखा। वो जानता था कि अति उससे कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है और शायद उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो उन दोनों के लिए ठीक नहीं। बस इसी वजह से वो थोड़ा बेकाबू हो गया था। लेकिन अब जब उसने अति को रोते हुए देखा तो उसने जल्दी से उसके बालों को छोड़ा और उसके पास बैठकर उसे एकदम से अपने सीने से लगा लिया और एक तड़प के साथ बोला, आई एम सॉरी चाशनी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तुम जानती हो ना, तुम्हारा बॉडीगार्ड तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी कर ही देते हैं, अति ने कहा। तो जश्न ने उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे की तरफ देखा। अब उसे पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका था कि अति को सब कुछ याद आ चुका है, इसलिए उसने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और बोला, क्यों मन की बात को अंदर ही अंदर दबा रखी हो? तुम मुझसे बात करो। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसे भूल कर आगे तो बढ़ सकते हैं ना। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम्हें खुद से दूर भेजकर मैं तुम्हें उस नर्क में भेज रहा हूँ। अगर मुझे हल्का सा भी शक होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। तुम्हारा जश्न तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। प्लीज़ यूँ शांत मत रहो। तुम्हें मुझसे जो कहना है कहो, जो शिकायत करनी है करो, अगर सज़ा देनी है तो सज़ा भी दे दो। तुम्हारा जश्न तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में अपने लिए नाराज़गी नहीं देख सकता। मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। कहते कहते ही जश्न की आंखों में नमी भर गई थी तो अति एकदम से उससे थोड़ी दूर हुई और उसकी तरफ देखकर हैरानी भरे भाव से बोली, ये सब तुम क्या कह रहे हो बॉडीगार्ड? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुम मुझे बेबी डॉल क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, बेबी डॉल मुझे सिर्फ मेरे जश्न जी कहते हैं। बंद करो अपना नाटक। मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है, इसलिए अब कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो। जो भी है तुम्हारे दिल में प्लीज़ मुझसे शेयर करो ना। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम जो भी कहोगी मैं मानूंगा, पर प्लीज़ यूँ खफासी मत रहो। जश्न फिर से उसके करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला। तो अति ने इस बार उसके हाथ को और भी ज़्यादा ज़ोर से झड़क दिया और गुस्से से बोली, दूर हो जाओ मुझसे, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन इतना कहते कहते ही उसका सिर चकराने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगी। तो जश्न ने फिर से उसे अपनी बाहों में भरा और उसे संभालने लगा। मुझे खाना खाना है, अति ने थोड़ा संभल कर मुश्किल से कहा। तो जश्न ने उसे बेड पर अच्छे से बिठाया और बोला, तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से टेबल की तरफ बढ़ा और प्लेट में खाना लेकर वापस बेड की तरफ आया। वो अति के बिल्कुल सामने बैठा और अपने हाथ से निवाला बनाकर उसे खिलाने लगा। अति ने पहले तो कुछ देर मुंह नहीं खोला, लेकिन फिर जब जश्न ने अपने हाथ नहीं हटाए और लगातार उसकी आंखों में देखता रहा तो उसने अपने होठ खोले और खाना खाने लगी। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो शायद अभी नहीं पता चलने वाला था, लेकिन बहुत जल्द ही शायद बहुत कुछ बदलने वाला था। जश्न ने भी अब उससे कोई भी सवाल नहीं किया और चुपचाप उसे खाना खिलाता रहा। उसके लिए उसकी बेबी डॉल की तबीयत सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी और उसकी तबीयत को लेकर वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। खाना खाने के बाद जश्न ने उसकी तरफ दवाइयाँ बढ़ी तो अति ने चुपचाप दवाइयाँ ली और खाना भी खा लिया। तो जश्न हल्का सा दर्द भरा मुस्कुराया और मन ही मन बोला, ना तो तुम मेरी पगली अति हो और ना ही बेबी डॉल, क्योंकि वो दोनों ही दवाइयाँ लेते वक्त दुनिया भर का ड्रामा करती थी, पर तुम तो हर काम चुपचाप कर लेती हो, जैसे खुद को बिल्कुल ही बदल चुकी हो। पर मुझे ये बदलाव बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे मेरी बेबी डॉल बिल्कुल वैसी ही चाहिए जैसे पहली थी, एकदम शरारतों से भरी हुई ड्रामेबाज। दवाइयाँ खाकर अति चुपचाप बिस्तर पर लेट गई तो जश्न भी आकर उसके बगल में लेट गया।
आज तक ऐसा कोई दिन नहीं हुआ था जब वो दोनों एक ही बिस्तर पर हों और इतनी दूर दूर सोए हों, लेकिन आज उसके बिस्तर पर आने के बाद भी अति उससे दूर ही रही। जश्न बहुत देर तक उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब अति ने अपनी तरफ से पहल नहीं की तो वो खुद उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी वक्त अति ने करवट ली और दूसरी तरफ चेहरा फेर कर लेट गई। तो जश्न को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के दो टुकड़े कर दिए हो। उसकी बेबी डॉल और उससे चेहरा फेर कर सोए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। तुम्हारी नाराज़गी हंसकर सह लूँगा, लेकिन यूँ बेरुखी तो मत दिखाओ। अपनी बाहों में भर कर प्यार बेशक मत जताओ, लेकिन यूँ गैरों की तरह नज़रें फेर कर मत तड़पाओ। उसने उसे पीछे से देखते हुए कहा। अति का दिल तेजी से धड़क उठा, लेकिन फिर भी उसने जश्न की तरफ करवट नहीं ली। तो जश्न खुद आगे बढ़ा और उसकी पीठ में अपना सिर लगाते हुए बोला, ठीक है, मुझे यूं तड़पता हुआ देखकर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो यही सही, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। चाहे तो पलट कर मेरे मुंह पर तमाचा जड़ दो, लेकिन खुद से अलग मत करो, मैं मर जाऊंगा। जश्न की बातें सुनकर अति के दिल में होक सी उठ रही थी। ना जाने वो कैसे पत्थर बनकर लेटी रही। पूरी रात दोनों की यूं ही आंखों में कटी। अपनी बेबी डॉल के साथ ज़बरदस्ती तो जश्न कर नहीं सकता था, इसलिए बस उसके प्यार के लिए यूं ही तड़पता रहा। सुबह होते होते उसकी आंखें नींद से बोझिल हो गई तो उसकी आंख लग गई, लेकिन उसकी आंख लगते ही अति ने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ करवट लेकर ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। देर रात जागते रहने की वजह से जश्न की आंख सुबह थोड़ी देरी से खुली, लेकिन आंखें खुलते ही उसे कल रात को जो भी हुआ वो सब याद आने लगा। अति का उसे नज़रअंदाज करना और फिर उसका उसे वो सब कुछ कहना उसे याद आया तो उसने जल्दी से अति को अपनी बाहों में लेना चाहा, ताकि उसे सॉरी बोल सके और उससे कह सके कि उसे जितना टाइम चाहिए वो ले सकती है। वो उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा और ना ही उससे कुछ कहेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने ब्लैंकेट में अति को पकड़ना चाहा, उसके हाथ खाली ही रह गए। उसने ब्लैंकेट को हटाया तो नीचे सिर्फ एक तकिया था, अति वहाँ पर नहीं थी। वो एक झटके से खड़ा हुआ और बाथरूम की तरफ भागा। ना जाने क्यों उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। बिना दरवाज़ा लॉक किए वो सीधा बाथरूम के अंदर घुस गया, लेकिन अति बाथरूम में भी नहीं थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और नीचे की तरफ आया। बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ उसकी धड़कन भी बढ़ रही थी। बुरे बुरे ख्याल उसके दिल में आ रहे थे। उसने जल्दी से आकर नीचे हॉल में और बाकी सब जगह चेक किया, लेकिन अति कहीं नहीं थी। उसे अपना डर पूरा होता हुआ महसूस हो रहा था। मनीषा वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठी थी तो वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और अति के बारे में पूछने लगा, लेकिन मनीषा ने तो साफ इनकार ही कर दिया कि उसे अति के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए जश्न वापस से अपने कमरे में आया। उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उस पर आए एक मैसेज ने उसके पूरे दिमाग को गर्म कर दिया था। ये मैसेज अति का था। वो मैसेज पढ़ते ही उसने एक झटके से अपना फ़ोन नीचे ज़मीन पर फेंका और बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया बेबी डॉल, बिल्कुल ठीक नहीं किया। एक बार फिर से अपने कमरे में से बाहर निकला और इस बार सीधा घर से बाहर बिना ड्राइवर को लिए ही वहाँ से निकल गया। इंतज़ार कर रही हूँ आपका, एक आखिरी बार आइए और इस इंतज़ार को और हमारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। आपकी अति। अति का ये मैसेज बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था और उसे अति से ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर अति घर से बाहर गई तो गई कैसे, वो क्या चाहती है या क्या कर रही है। वो सब कुछ तो बाद में वो देखेगा, लेकिन अगर किसी और ने उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो फिर वो क्या करेगा। ये सोच बार बार उसके दिमाग को घेरे जा रही थी, ये जानते हुए भी कि अति का अकेले घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था। उसने कैसे उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही देर में उसकी गाड़ी एक कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंची, जो कि एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स था। वो जल्दी से गाड़ी से निकला और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर की तरफ भागा, लेकिन अचानक ही उसके कदम रुक गए, क्योंकि बाहर एक बेंच पर अति बैठी थी। अति को देखते ही वो जल्दी से उसकी तरफ भागा और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई घर से बाहर आने की? जानती हो ना, किसी भी वक्त कहीं से भी तुम पर हमला हो सकता है। अपनी जान की परवाह नहीं है या मेरी जान लेने पर तुली हो? क्यों कर रही हो ऐसा?
कल से देख रहा हूँ तुम्हें ना ढंग से बात कर रही हो और ना ही मेरी आंखों से आंखें मिलाकर देख पा रही हो। एक बार कहकर तो देखो क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं समझूंगा? मैं जानता हूँ तुम्हें सब कुछ याद आ चुका है। एक्सीडेंट से पहले तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ उस तकलीफ को तुमने सहा है, लेकिन उस तकलीफ से बेइंतहा तड़प मुझे भी हुई है। तुम्हें पल पल दर्द में देखकर उस दर्द से जूझ मैं भी रहा था। हाँ, वो सब मेरी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम इस तरह से मुझसे मुंह मोड़ लो। जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी गलती है, लेकिन फिर सज़ा दो ना मुझे क्यों यूँ नज़रअंदाज करके इतनी बेरुखी दिखाकर इतना तड़प रही हो? तुम्हें क्या लगता है अगर मैं जानता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो तुम्हें भेजता? सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें खुद से दूर भेज रहा था ताकि तुम सुरक्षित रहो, लेकिन वो सब हो गया। पर अब उसे भूल कर आगे तो बढ़ो। जब तुम्हें कुछ भी याद नहीं था तो तुमने एक पल भी मुझे खुद से दूर नहीं किया, लेकिन जब से तुम्हें सब याद आया है मुझसे एक पल की करीबी भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और अब तो तुमने हद कर दी, बिना बताए यहाँ चली आई। और वो मैसेज क्या किया था तुमने? एक आखिरी मुलाकात चाहिए तुम्हें, जान ले लूँगा मैं तुम्हारी अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की तो। जश ने एक सांस में ही अपनी सारी बात कह गया था, जबकि अति बस एकटक उसके चेहरे को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। अभी तक उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन अब जश्न की बात खत्म हो जाने के बाद उसने जश्न के हाथों से अपना हाथ छुड़वाया और अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए कुछ कागज़ उसके आगे बढ़ाती हुई बोली, मुझे तलाक चाहिए आपसे। अति ने जश्न की आंखों में देखते हुए कहा तो जश्न का चेहरा गुस्से से कांपने लगा और उसने अचानक से ही अति का गला अपने हाथों में पकड़ लिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी, वरना यहीं खड़े खड़े तुम्हारी जान ले लूँगा मैं। ले लीजिए, वैसे भी ये जान कर्जदार है आपकी, बहुत बार जान बचाई है आपने मेरी, लेकिन मेरी रूह के कातिल भी आप ही हैं। जैसे ही अति ने कहा जश्न ने एक झटके से उसे छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बोला, अभी इसी वक्त घर वापस चलो। बाहर क्या आ गई, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो अति को खींच रहा था, लेकिन अति ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और अपनी जगह पर टिक कर खड़ी रही। तो जश्न ने पलट कर उसकी तरफ देखा और बोला, मेरे सब्र को आजमाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती करके तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, वरना अभी तुमने जो बात कही है उसके बाद ना जाने मैं क्या ही कर बैठता। प्यार से सब चीज़ें हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कर लेने दो ना। अगर एक बार तूफान उठा तो तुम भी शांत नहीं कर पाओगी। ये बात कहते वक्त जश्न की आवाज़ में सब कुछ था, गुस्सा, दर्द, प्यार, तड़प, सब कुछ जो उसकी आंखों से ही बयान हो रहा था। क्या कहा आपने? ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते आप मेरे साथ, लेकिन आज तक आपने ज़बरदस्ती के अलावा मेरे साथ किया ही क्या है? अति ने कहा तो जश्न ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे इस वक्त अति में अपनी बेबी डॉल तो नज़र आ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी बेबी डॉल ना होकर कोई और ही हो, वरना तलाक के बाद अपने मुँह से कहने से पहले ही उसकी बेबी डॉल की सांसें खत्म हो जाती। जश्न ने उसे उसके कंधों से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है? कब? बताना, हाँ बताओ ना, कब ज़बरदस्ती की मैंने तुम्हारे साथ? कब नहीं की है ये पूछिए, अति ने कहा और जश्न के हाथों को अपने कंधे से हटाकर नीचे झटक दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे कोठे से उठाकर अपने घर ले आए। कैसे? प्यार से तो नहीं लाए, ज़बरदस्ती करके लाए थे। मेरे मना करने के बावजूद भी बार बार मेरे करीब आते रहे। कैसे? मैंने तो नहीं कहा था मेरे करीब आने को, लेकिन आप ज़बरदस्ती आते रहे। मुझे बार बार आपके घर में जलील किया गया, सिर्फ आपसे इतना मांगा था कि मुझे इस तरह से जलील ना किया जाए, लेकिन उसके बदले में आपने मुझे क्या दिया? एक ज़बरदस्ती की शादी। मैंने नहीं कहा था मुझे आपसे शादी करनी है, लेकिन आपने बस सिंदूर मुट्ठी में भरा और कर ली मुझसे शादी। मैंने इनकार किया, लेकिन मेरे इनकार की तो हर बार धज्जियाँ उड़ाई गई, हर बार मेरे साथ ज़बरदस्ती करके अपनी बात मनवाई गई। मैं आपसे दूर जाने की कोशिश भी करती थी तो आप बार बार मुझे अपने करीब खींच लेते थे, बार बार मेरे करीब आते रहे ताकि मुझे आपसे प्यार हो जाए। और हो गया प्यार, हो गया मुझे आपसे प्यार। कहते हुए अति रो पड़ी, लेकिन फिर जल्द ही खुद को संभालते हुए बोली,
पर प्यार ज़बरदस्ती नहीं हुआ, वो मैंने खुद किया, मेरी रूह ने किया। मैं इतनी तो खुद की भी नहीं रही जितनी आपकी हो गई। एक ज़िद्दी और गुस्सैल लड़की आपके हाथों की कठपुतली हो गई। प्यार में जिसे आपने अपने बेबी डॉल कहा, मैंने मेरे दिल से आपको अपना सब कुछ मानकर आपके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने की सोची। जैसे आपने कहा वैसे करती गई। जो आपने पहनने को दिया पहन लिया, जो खाने को दिया खा लिया। बस यही तो चाहती थी ना आपसे कि आप हमेशा मुझे अपने पास रखें। लेकिन आपने क्या किया, ज़बरदस्ती मुझे खुद से दूर भेज दिया, बिना ये सोचे कि मैं आपके बिना कैसे रहूँगी। अरे मेरी सांसें टूट जाए अगर मैं आपसे दूर जाने का सोचूं भी तो। लेकिन आपको तो कोई परवाह ही नहीं थी, आप तो बस मुझे खुद से दूर भेजना चाहते थे तो भेज दिया। उसके बाद चाहे फिर मेरे साथ रेप हो या फिर मुझे जानवरों की तरह नोच नोच कर खाया। अति जश्न गुस्से से गरजा। उसका हाथ तक ऊपर उठ गया था, लेकिन नीचे करते हुए वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। पर अति की बातों ने उसे बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था। उसने एक बार फिर से अति को उसके कंधों से पकड़ा और इस बार उसके कंधों को थोड़ा जोर से दबाकर उसे अपने पास खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाना है लगा लो। तुम्हारे प्यार को अपनी पलकों पर रखा है तो तुम्हारे गुस्से और इल्ज़ामों को भी अपने सराखों पर रखूँगा। लेकिन अगर खुद के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर इतनी ही परवाह थी मेरी तो क्यों भेजा मुझे खुद से दूर। मन भर गया था या फिर मैं आपके लायक ही नहीं थी। हाँ, होंगी भी कैसे, बाजारू जो हूँ। और बाजारू औरतें तो सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती हैं, रिश्ते निभाने के लिए थोड़ी ना होती हैं। अति ने अब भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन अब उसकी बात ने जश्न के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया और ना चाहते हुए भी उसका हाथ अति पर उठ गया। अति ने अपने गाल पर हाथ रख लिया था और उसकी आंखें बंद थी। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए उसने जश्न की तरफ देखा, जो बुरी तरह से कांपते हुए उसे ही देख रहा था। दोनों की ही आंखें इस वक्त बेहद गहरी लाल थीं। जश्न ने उसे थप्पड़ मार तो दिया, लेकिन अब वो अपनी ही गलती पर पछता रहा था। उसने जल्दी से अति को अपनी बाहों में भरा और उसके गाल को बार बार चूमते हुए बोला, सॉरी सॉरी बेबी डॉल, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं गुस्से में था। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो। लो तुम भी मुझे मार लो, सज़ा दो मुझे मेरी गलती की। कहते हुए उसने अति का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और उसके हाथ को अपने चेहरे पर इस तरह से मारने लगा जैसे थप्पड़ मार रहा हो। लेकिन अति ने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बांध ली और उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। जश्न एकदम से बौखला गया था। वो कभी अति के गालों पर चूम रहा था तो कभी उसे खुद को मारने के लिए कह रहा था। लेकिन फिर अचानक ही अति ने उसे खुद से धक्का देकर अलग कर दिया तो जश्न एकदम लड़खड़ा गया। लड़खड़ाता भी कैसे ना, जिस्म से जान तो अति की बातों ने ही निकाल दी थी। बंद कीजिए अपना पागलपन और चुपचाप इन कागज़ों पर साइन कीजिए। अति ने एक बार फिर से उसके आगे कागज़ बढ़ाते हुए कहा तो जश्न ने उसके हाथों से वो कागज़ लिए और नीचे ज़मीन पर फेंक दिया और खुद अति की तरफ बढ़कर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, मेरा प्यार, अगर तुम्हें मेरा पागलपन लगता है तो हाँ, मैं हूँ पागल और मुझे पागल करके तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, कभी भी नहीं जा सकती। आपका वहम है कि आप मुझे अपने पास ज़बरदस्ती रख लेंगे, लेकिन अब मैं आपकी कोई ज़बरदस्ती नहीं चलने दूंगी, अति ने कहा और फिर उसका हाथ अपने सिर के पीछे से हटाकर एक कदम पीछे हो गई। तो जश्न एक बार फिर से कमज़ोर पड़ने लगा। उसने आगे बढ़कर अति के हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मुझसे यही शिकायत है ना कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करता हूँ, तो अब मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो बेशक दूर रह लेना, लेकिन मेरी नज़रों के सामने रहो। मैं तुमसे कोई तलाक नहीं लेने वाला, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। मेरा हक बनता है तुम पर। अति उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो अपना हक जताना चाहते हैं मुझ पर? जताना क्यों, तुम पर पूरा हक है मेरा। जश्न ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो इस बार अति उसकी बात सुनकर उसके करीब आई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझ पर जितना भी हक आपको जताना था जता लेते, लेकिन हमारे बच्चे को मार देने का हक आपको किसने दिया?
उसकी बात सुनकर जश्न के होश उड़ गए। उसे जिस बात का डर था वही बात हुई। उसने अति के लिए सब कुछ किया और अति ने ही उसे गलत समझ लिया। अब उसे समझ आ गया था कि आखिर अति उससे इतनी खफा क्यों थी। लेकिन आखिर उसे ये बात पता कैसे चली? उसने तो उसे कुछ बताया भी नहीं और ना ही किसी और ने, तो आखिर उसे सब पता कैसे चला? क्या हुआ, चौंक गए? आपने तो सोचा था मुझे ये बात कभी पता ही नहीं चलेगी। आप तो हमेशा मुझसे ये बात छुपा कर रखने वाले थे, लेकिन मुझे तो सब पता चल गया। अति ने धीमे से कहा, लेकिन फिर अचानक ही उसकी आवाज़ तेज हुई और वो कांपती हुई चीख कर बोली, कैसे ना पता चलता? पागल ही हुई थी मैं, मर तो नहीं गई थी जो हर एहसास ही खत्म हो जाए मुझ में। उसकी बात सुनकर जश्न शून्य रह गया था। अति उसे नम आंखों से देखती हुई बोली, क्या हुआ? धक्का लगा ये जानकर कि मैं सब जानती हूँ। जानना चाहते हैं कि मुझे ये सब कैसे पता? तो सुनिए। कहते हुए अति एक बार फिर से पीछे हट गई और जश्न को देखते हुए बोली, हॉस्पिटल में जैसे ही मुझे होश आया, आपसे मिलने के लिए मैं मरी जा रही थी, सब गुस्सा गिला छोड़कर। मेरी आंखें बस आपको देखने के लिए तरस रही थी, इसलिए बिना आपका इंतज़ार किए ही मैं आपको ढूंढने बाहर निकल गई। तो एक नर्स ने बताया कि आप डॉक्टर के केबिन में हैं। मैं दौड़ती हुई वहां पर गई, लेकिन फिर दरवाजे पर ही मेरे कदम रुक गए, क्योंकि अंदर जो बात हो रही थी उसे सुनकर मुझसे कदम आगे बढ़ाया ही नहीं गया। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मुझे ज़िंदगी देने वाला ही मेरी ज़िंदगी छीनने की कोशिश कर सकता है। कहते हुए अति कांपने लगी थी। पर आपको इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आपके लिए तो वो बच्चा मायने नहीं रखता था, लेकिन मेरे लिए रखता था। अति अब चिल्लाकर बोली और जश्न के करीब आ गई। उसने जश्न को गिरेबान से पकड़ लिया और उससे चीखते हुए बोली, वो बच्चा मेरी ज़िंदगी था, हमारे प्यार की निशानी। मैं माँ बनने वाली थी, मेरी कोख में आपका बच्चा था, लेकिन आपने उसे मार दिया। कातिल हैं आप मेरे बच्चे के। हाँ, सिर्फ मेरे बच्चे के, क्योंकि अगर वो आपका कुछ होता तो आप उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कातिल हैं आप मेरे बच्चे के, मेरी रूह के कातिल हैं आप। कहते कहते ही अति रो पड़ी और एक झटके से जश्न को छोड़कर उससे अलग हो गई। उसके द्वारा यूं छोड़ देने से जश्न को एक धक्का लगा और वो अपनी जगह पर खड़ा खड़ा हिल गया। देखो देखो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुम मुझे गलत समझ रही हो बेबी डॉल। माना जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हारी जान के साथ रिस्क कैसे ले सकता था? तुम खुद एक बच्ची हो, अभी सिर्फ तुम 18 साल की हो। ऐसे में हम बेबी को कैसे रख सकते थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जश्न ने जल्दी से उसकी तरफ बढ़कर उसके हाथों को पकड़कर कहा, तो अति ने अपने हाथ झटका दिए और बोली, मुझे कुछ हो जाता? इस सोच ने आपको एक जान लेने की इजाज़त कैसे दे दी, वो भी तब जब वो जान हमारी खुद की थी। और अगर मेरी उम्र इतनी ही कम थी तो मुझे उसी वक्त दूर क्यों नहीं भेज दिया जब उस कोठे से लाए थे मुझे? क्यों मुझे अपने पास रखा, अपने कमरे में अपनी पत्नी बनाकर रखा? क्यों मुझे प्यार होने दिया आपसे, और क्यों मेरे प्यार को पूरा भी होने दिया? रोका क्यों नहीं खुद को या मुझे? पर नहीं, तब आपको मेरी उम्र नहीं दिखाई दी, लेकिन जब बात उस नन्ही सी जान की आई तो आपको अचानक ही मेरी उम्र दिखाई देने लगी। बेबी डॉल, वो जान मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हारी जान जोखिम में कैसे डाल सकता था? जश्न ने फिर से तड़पते हुए कहा और उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन अति उससे दूर हटती गई और बोली, यही तो प्रॉब्लम है आपकी मिस्टर जश्न सिंह शेखावत जी, कि लोगों के साथ ज़बरदस्ती करते करते आप ना खुद को भगवान समझने लगे हैं कि उस दुनिया में जो होगा आपके मुताबिक होगा। कौन जिएगा कौन मरेगा इसका फैसला आप करेंगे, लेकिन नहीं, आप कोई नहीं होते ये फैसला लेने वाले। और इसलिए अब मेरे साथ ज़बरदस्ती करने के बारे में तो सोचिएगा भी मत, क्योंकि आज तक मैंने सब बर्दाश्त किया है, लेकिन आज के बाद मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। हमारे बीच जो कुछ था उस बच्चे का साथ ही आपने ख़त्म कर दिया। मैंने अपना बच्चा खोया है और आप मुझ पर से सब हक खो चुके हैं। बकवास बंद करो अपनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। चुपचाप यहाँ से घर चलो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे आपसे तलाक चाहिए और ये मेरा आखिरी फैसला है।
और आपकी ज़बरदस्ती भी इस फैसले को नहीं बदल सकती, अति ने एकदम सख्त होकर कहा। तो जश्न उसे देखता ही रह गया। अति ने ज़मीन पर गिरी हुई वो फाइल उठाई और उस पर सिग्नेचर करके जश्न की तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैंने साइन कर दिए हैं, आप भी साइन कीजिए, आज से हमारा रिश्ता खत्म। जश्न चुपचाप उसे देख रहा था। उसने अति के हाथों से वो फाइल ली और फाड़ते हुए बोला, जश्न सिंह शेखावत प्यार में कमज़ोर ज़रूर है, अंधा नहीं है। तुम्हें खुद से दूर जाने दूँ ये तो कभी हो नहीं सकता। तुम तो क्या किसी हाई कोर्ट का जज भी मुझसे इस फाइल पर साइन नहीं करवा सकता। और क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता? तो सुनो मिसेज अति जश्न सिंह शेखावत, इसे ज़बरदस्ती समझो या प्यार, तुम्हें घर तो मैं ले जाकर ही रहूँगा। इतना कहकर ही उसने अति को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। आज का पार्ट बहुत इमोशनल था मेरे लिए। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अति ने बहुत कुछ झेला है जश्न की एक गलती की वजह से, लेकिन जश्न तो उसे सेफ ही करना चाहता था। क्या अति की इतनी नाराज़गी जश्न पर सही है? क्या जश्न अति की नाराज़गी दूर कर उसे अपने साथ रखने के लिए मना पाएगा? इन सब के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल बोनस पार्ट दिया था मैंने, लेकिन आप लोगों के कमेंट बहुत कम आए। अगर आप लोग कल का पार्ट जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे निराश बिल्कुल नहीं करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।